आज ज्योग्राफी का 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर्स में आप काफ़ी कुछ देख चुके हैं। 5वें लेक्चर में हम लोग कुछ चीज़ें और डीप जाकर देखेंगे, कुछ प्रश्नों के प्रकारों को देखेंगे और वो कौन सी चीज़ें हैं जो अक्सर हम लोग मिस कर दिया करते हैं पढ़ने में। तो कुछ चीज़ें यहाँ सामने लिखी हुई हैं, पहले उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, जानेंगे कि लाइट सर्किल क्या होता है। चलिए देखते हैं। इक्वेटोरियल लाइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी देख चुके हो। जो इंफॉर्मेशन आपको खुद से कलेक्ट करनी है वो क्या क्या है। पहली बात, ये इक्वेटोरियल लाइन नंबर 1 कितने देशों से होकर गुजरती है, कितने देशों या द्वीपों से, जो जो इसको बीच में मिलने वाले हैं, कितने देश हैं या कितने द्वीप हैं, उनके नाम क्या है, उन देशों के नाम क्या हैं, उन द्वीपों के नाम क्या हैं और उन देशों की राजधानियां। कारण क्या है, कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्नांकित में से किस एक राजधानी से इक्वेटोरियल लाइन नहीं गुजरती है, या कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नांकित दिए गए देशों में से उन देशों की पहचान करिए जिनसे होकर इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल सर्किल गुजर रहा है। दूसरी चीज, इस इक्वेटोरियल लाइन का जो टोटल सरकमफेरेंस है, ये पूरा सर्किल जो है, इसका पेरीमीटर ये कितना है, आप देख लीजिएगा। ये लगभग 40,045 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये 40,045 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। आप इसको फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम चीजें आपको पता करनी है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, ये कितने देशों से होकर गुजरती है। ठीक, उन देशों की राजधानियां क्या है। इसके अलावा जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वर्ल्ड के वो देश तो पूछे ही जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि इंडिया के किन किन राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। यद्यपि उनकी संख्या 8 है, लेकिन ये काम आपका है। करना क्या है आपको वर्ल्ड का मैप, उसमें ट्रेस करना है कि लाइन कहां से होकर गुजरती है। आपको इंडिया का मैप भी लेना है। इंडिया के मैप में आप देखेंगे कि कहां से एंट्री कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहां से एंट्री कर रही है। गुजरात के पास से आप देखेंगे कहां से एंट्री कर रही है और कहां जाके टर्मिनेट हो रही है। जहां पर टर्मिनेशन है वहां पर जो राज्य पड़ते हैं वो ऐसे घने बसे हुए हैं कि आप अक्सर टेंशन में आ जाते हैं। आपको जब 3-4 नाम दे दिए जाते हैं तो आप भूल जाते हो कि इससे गुजरी थी कि उससे गुजरी थी। वहां पर आपको कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड अपनाना होगा। चाहे वो कोई कैरेक्टर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए त्रिपुरा है तो आपने उसकी करस्पॉन्डिंग टी को याद कर लिया, है ना। ऐसा करके उन पूरे 8 राज्यों के नाम लाइन वाइज, है ना, किस क्रम से चलते हैं वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो निम्नांकित में से किन राजधानियों के सबसे नजदीक होकर गुजरती है। ये वो प्रश्न है जिनको आपको तैयार करना है और ये पूछे जाते हैं। द सेम थिंग आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में भी पता करना है कि किन किन देशों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिन देशों से होकर गुजरेगी उनकी संख्या अपेक्षाकृत रूप से काफी कम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो भूमि प्रदेश हैं वो ज्यादा नहीं है ना। दक्षिणी अमेरिका आपको मिल जाएगा और उस तरफ ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको इंफॉर्मेशन आपको किसी और माध्यम से कलेक्ट नहीं करनी है कि हमने किसी बुक से देख लिया या इंटरनेट के थ्रू सहारा लेकर उसको निकाल लिया डाटा को ना। आपको मैप पे ये वर्किंग करनी है। आप एक एक मैप पे जब उंगली रख के करोगे ना तो जितनी चीज आप जानने जाओगे उससे ज्यादा चीजें आप जान जाओगे। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कि ये तीनों लाइंस में से कौन कौन सी लाइन किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। एक महाद्वीप तो ऐसा भी है जिससे होकर तीनों लाइनें गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, ये तीनों लाइन गुजरती हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा। वो कौन सा महाद्वीप है ये आपको देखना। ये सारा काम आपका है, मेरा काम नहीं है। फिर भी जिस समय हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में आगे चल रहे होंगे उस समय इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दे देंगे।
इसके बाद बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक देश है, ये कोई एक देश है, ठीक है। इससे होकर ये गुजर रही है 0 डिग्री अक्षांश, सॉरी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर या GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इससे होकर गुजर रही है। और एक दूसरी लाइन ये है, ठीक है। अब क्या लगता है, इस देश को, जिसका नाम हमने एक्स रख दिया है, इस देश को अपना टाइम किसके हिसाब से देखना चाहिए? क्या इसको ग्रीनविच मीन टाइम को ही अपना मीन टाइम मान लेना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम मान लेना चाहिए, या इसको इस लोकेशन या इस देशांतर के अलोंग अपना टाइम सेट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? एक हिंट के लिए बता दें कि जो भारत की 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, जहां से हम लोग IST लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर आप इसका आंसर अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, बेहतर है कि आपके पास तर्क है, पर नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी समझिए कि इस देश के लिए बेहतर है कि वो इस जगह से अपना स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करे। क्यों? ताकि देश का ये हिस्सा और देश का ये हिस्सा लगभग बराबर टाइम डिफरेंस, जैसे यहाँ पर जितनी दूरी पर ये है, इतनी दूरी पर अगर लगभग ये है, तो इन दोनों की घड़ियों में सेम समय इस बीच वाली लाइन से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इससे लिया गया तो ये टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये बताने का तर्क क्या है, आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि जो भी देश GMT की लाइन में है, जरूरी नहीं है कि अगर GMT उनसे होकर गुजर रही है, 0 डिग्री देशांतर अगर उनसे होकर गुजर रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो भी इसी समय को अपना मानक समय मान ले, ये जरूरी नहीं है। आप देखिएगा, जैसे यूरोपियन कई कंट्रीज हैं जिनसे होकर ये गुजरती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन सभी देशों ने स्टैंडर्ड टाइम इसी को मान लिया हो, अलग भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप एक प्रश्न है आपके सामने, आप इसके बारे में, जिन ढूंढा 3 पाइयां वाली स्थिति है आपकी, आप करके देखेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और नई नई जानकारियां मिलेंगी। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियों के बारे में, ये कौन कौन सी गतियां होती हैं? 2 तरह की गतियां होती हैं, इन दोनों के बारे में जानेंगे। आपने हल्के फुल्के में पढ़ रखा है, जो दिन और रात का कॉन्सेप्ट है, वो अर्थ का अपनी एक्सिस पर जो रोटेशन मोशन करती है, रोटेशनल मोशन मतलब चक्रीय गति जो करती है ना, वो घूर्णन गति जो करती है, इस एक्सिस पर ये घूमती रहती है ना, इसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात का कॉन्सेप्ट आता है। आइए हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। 2 तरह की गतियां होती हैं, एक होती है रोटेशनल मोशन, और दूसरी होती है रिवोल्यूशन। रोटेशनल मोशन और रिवोल्यूशनल मोशन 2 तरह के होते हैं। दोनों को पहले जान लें। अपनी एक्सिस पर नाचते रहने वाला जो मोशन है, इसको क्या कहा जाएगा? घूर्णन। अक्ष पर, अपने अक्ष के परितः घूमती है ना, घूर्णन। और जब ये सूर्य के परितः चक्कर लगाएगी, है ना, सूर्य के परितः जब ये चक्कर लगाएगी, ये जो मोशन होगा इसका, सूर्य के परितः चक्कर लगाने वाला, है ना, वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? रिवोल्यूशनल, रिवॉल्विंग मोशन हो जाएगा ये, है ना, रिवॉल्विंग मोशन हो जाएगा, और ये डिफरेंट लोकेशन से होकर गुजरेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे कि दिन और रात की जो अवधि है उसका निर्धारण, वो निर्धारण कब होगा? जब हम लोग इंसोलेशन में चलेंगे। कहां पर कितने घंटे का दिन हो सकता है, या कहां पर दिन रात की अवधि कैसे बढ़ती और घटती है, वो बात हम करेंगे जब हम इंसोलेशन को पढ़ेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट महीनों में और डिफरेंट लैटिट्यूड्स में क्या एंगल ऑफ इंसोलेशन होता है। क्योंकि आप दिन का अंदाजा तो तभी लगाते हैं ना जब सूर्य की रोशनी आपके पास तक आती है,
सूरज का छिप जाना मतलब उसकी रोशनी के आना बंद हो जाना, आप शाम से रात का अंदाजा लगाते हैं। कुल मिलाकर दिन है या रात है, इसकी अवधि पर किसका कौन निर्णय करता है, निर्णायक भूमिका किसकी है कि कितनी देर तक हमारा जो सूरज है वो हमारे सामने था। चलिए रोटेशन मोशन को समझेंगे और हम लोग देखेंगे एक नई चीज, लाइट सर्किट। किसके बारे में? लाइट सर्किट। आइए हम पृथ्वी को बनाते हैं ताकि आप लाइट सर्किट को समझ पाओ कि हम बात क्या कर रहे हैं। देखिए वैसे भी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपके पास ग्लोब जरूर होना चाहिए। इन सब चीजों को बेहतर बता पाने के लिए ग्लोब आपके पास या मेरे पास यहाँ पर होना चाहिए था, पर नहीं है, वो होना चाहिए, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। चलिए हम अर्थ की एक कंडीशन को देखते हैं। ये अर्थ है, ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है और 23.5 डिग्री पर इसको हम झुका देंगे पहले, ताकि आप जो वास्तविक स्थिति है उसको समझ सकें। मान लेते हैं ये सेंटर है, इस सेंटर से होकर हमें ये बना रहे हैं, ठीक है, इस सेंटर से होकर हम इसको बना रहे हैं। चलिए देखिए, ये एक कंडीशन है, ये वर्टिकल एक्सिस है और इस वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई ये रोटेशनल एक्सिस है, जिस पर अर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार रोटेट कर रही है, ठीक है। अब जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि सन यहां पर कहीं पर है, सन यहां पर कहीं पर है, दिख रहा है सन आपको? ये सन है। किसी भी समय अर्थ जब अपने मोशन में होती है, चाहे वो रिवॉल्विंग मोशन हो चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, आधा जो स्फीयर होता है ऐसा होता है जिस पर लाइट आ रही होती है, हाफ ऑफ द स्फीयर, नॉट द फुल स्फीयर एट एनी टाइम। अब अगर हम इस समय की कंडीशन के बारे में बात करें तो इस समय पृथ्वी का जो ये वाला भाग है, ठीक है, कहां से कहां तक का भाग है, हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर नाम दिए दे रहे हैं। इस पॉइंट को हम कह रहे हैं ए और इस पॉइंट को कह रहे हैं बी। अर्थ नाच इसके अराउंड रही है, लेकिन इतना भाग जो ए और बी के अंदर इस तरफ है, चलिए इसको साइड डार्क किए देते हैं। ठीक, इतना भाग जितना आपको छायांकित दिखाई पड़ रहा है, इस छायांकित भाग में अंधेरा है, इस छायांकित भाग में अंधेरा है, ठीक। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में यहां पर जो कि क्या है, साउथ पोल है ना, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक। इस कंडीशन में ये साउथ पोल में तो उजाला है, यहां पर सूरज की रोशनी है, लेकिन नॉर्थ पोल में सूरज की रोशनी नहीं है। इतना पूरा का पूरा भाग किसमें है, किसमें है, अंधेरे में है। और ये कंडीशन रोटेशन की इस कंडीशन में ये पूरा क्षेत्र ऐसा है, ये पूरा क्षेत्र ऐसा है कि रोटेट करके जब ये पॉइंट घूमेंगे ना, घूमेंगे ऐसे करके, तो भी नॉर्थ पोल में अंधेरा बना ही रहेगा। कब तक बना रहेगा, जब तक कि ये जो इंक्लिनेशन है ये वाला, जब तक कि ये अर्थ रिवॉल्यूट करते हुए सन के इस तरफ नहीं आती, मतलब ये जो सन बना है सन के उस तरफ घूमकर पहुंच नहीं जाती। इसको छोटा चित्र यहां पर देख लेते हैं, ये सन है, ठीक, बल्कि और थोड़ा नजदीक बना दें, ये सन है, अर्थ अभी हम यहां पर दिखा रहे हैं, यहां पर। और जब अर्थ यहां पर घूमकर आएगी तब आप देखें कि अभी जो नॉर्थ पोल है उसका झुकाव सूरज से बाहर दूर की तरफ है, इस तरफ, और जब हम यहां पर आते हैं तो नॉर्थ पोल का झुकाव सूरज की तरफ हो जाता है। हमने सन को यहां पर क्यों बनाया, बीचों बीच क्यों नहीं बनाया, तो दो तीन चीजें यहां पर जान लेंगे
पहली बात कि जो ये रिवॉल्विंग का जो प्लेन है, रिवॉल्विंग प्लेन या रिवॉल्विंग जो पाथ है, ये इलिप्टिकल है। कैसा है? इलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है। और इलिप्स में क्या होता है, कोई दो नाभियां होती हैं, देयर आर टू फोर्सेस, ठीक, दो नाभियां होती हैं और किसी एक नाभि में क्या है, सन है। जो लोग पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं वो इसको जानते हैं कि इलिप्स होता क्या है। एक इलिप्स होता क्या है, उसमें दो नाभियां होती हैं, नियता होती है, उसकी एक्सिस होती है, लॉन्गर एक्सिस, स्मॉल शॉर्टर एक्सिस और एक्सिस होती है। ये हमारा विषय नहीं है, हम लोग इसमें चलते हैं वापस। तो जब अर्थ इस लोकेशन से रिवॉल्व होते होते इस लोकेशन पर पहुंचती है तो ये पूरा वक्त कितने महीने का होता है? 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने के इस वक्त में होता क्या है? इस 6 महीने के वक्त में जो ये बिंदु है उत्तरी ध्रुव वाला, इसका जो इंक्लिनेशन होता है ये अवे फ्रॉम द सन होता है, सन से दूर की तरफ होता है। और ये जो लोकेशन है, ये वाली लोकेशन, ये क्या होती है? टुवर्ड्स द सन होती है। मतलब यहाँ पर 6 महीने का दिन और यहाँ पर 6 महीने की रात। अब बीच की दो और लोकेशन के बारे में बात करेंगे। बेहतर इसको और बीच में बना दें, बाकी बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। जब अर्थ यहां पर होती है और यहां पर होती है, इन दो लोकेशंस पर होती है, तो अर्थ का झुकाव अभी भी ऐसा ही है ना? झुकाव तो वैसा ही है, झुकाव अभी भी वैसा है, लेकिन अभी भी हाफ ऑफ द जो सर्किल है, जो हाफ ऑफ द स्फीयर है, वो लाइटेड है, इन लाइट है ना? तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में पूरे के पूरे स्फीयर में जो हाफ ऑफ द स्फीयर है, सब जगह लाइट आ रही है। और ये वो कंडीशन है जिस दिन इस जगह पर, ये कौन सी है? इक्वेटर पर सन की रेज जो आ रही होती है बिल्कुल नॉर्मल पड़ रही होती है इन दो लोकेशंस पर। ठीक है, अब आपको मालूम है कौन कौन सी लोकेशन है। जरा देखें, ये कंडीशन 21 जून की है, ठीक, 21 ऑफ जून। और इस कंडीशन को आप जानते हैं 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर जब कहां पर? इस जगह पर सूरज सीधा चमक रहा है। बात समझ में आ गई? इस जगह पर सूरज सीधा चमक रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कौन सा मार्च? 21 मार्च। ठीक, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 23 सितंबर। तो इस इंक्लिनेशन की वजह से ही आप देख पा रहे हो कि इस लोकेशन में, इस कंडीशन में साउथ पोल पर लाइट आ रही है और इस कंडीशन में नॉर्थ पोल पर लाइट आ रही है। इसी प्लेन पर ये घूम रहा है, लेकिन जो इंक्लिनेशन है, उस इंक्लिनेशन की वजह से जो एंगल ऑफ इंसोलेशन है एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ अर्थ, दैट इज चेंजिंग। और इसी चेंज की वजह से क्या होता है? पूरी पृथ्वी पर जो मौसम होता है ना, मौसम में चेंज होता है। ठीक है, इंसोलेशन के समय हम लोग इसको और देखेंगे कि जब सन का जो लोकेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू दिस चेंज होता है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तो इन सब जगहों पर जो एंगल होता है उस एंगल की वैल्यू चेंज होती है, एनर्जी की वैल्यू चेंज होती है डिफरेंट लोकेशंस पर। एनर्जी की उस वैल्यू को कैसे समुद्र या कैसे हवाएं उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, कैसे मौसम में उनका एक अपनी भूमिका होती है। ये बात आपने समझ ली कि कैसे इन 2 दिनों में दिन रात की अवधि सर्वत्र बराबर रहने वाली है। इन 2 दिनों में
यहाँ पर जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का रीजन है 22 दिसंबर का समय है, तो सबसे बड़े दिन की जो अवधि होगी वो कहाँ पर होगी 22 दिसंबर में, कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक बड़ा दिन कब होगा, 21 जून के दिन होगा। और ये दो कंडीशंस, इनमें दिन रात की अवधि सर्वत्र बराबर रहने वाली है। खैर चलिए, हम लोग लाइट सर्किल की बात कर रहे थे। अब इस समय जो ये कंडीशन दिखाई पड़ी है, ठीक है, अगर हम एक सर्किल बनाए, इसके लॉन्ग एक सर्किल बनाए, ये एक हमने फीता लिया है और उस जगह से बांध दिया जहां जहां पर लाइटेड एरिया था, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। और ये सर्किल जैसे जैसे ये घूमती है ना पृथ्वी, इस सर्किल अपनी जगह पे रहता है, लेकिन अर्थ के जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं वो लगातार नाच के इस सर्किल में आते रहते हैं। तो किस समय कौन सा रीजन इस लाइट सर्किल के अंदर है और किस समय वो रीजन इसके बाहर है, ये तो रोटेशन को समझने के हिसाब से ही समझ में आएगा, है ना। दिन और रात की अवधि आपने देख ली, आपने दिन और रात का कॉन्सेप्ट देख लिया, आपने देख लिया कि कैसे पृथ्वी के रिवोल्यूशन की वजह से कभी ये भाग तो कभी ये भाग सूर्य की सीधी पहुंच में आता है और कैसे मौसम में परिवर्तन होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया दिन रात की पृथ्वी की डिफरेंट मोशन के बारे में। आइए कुछ प्रश्न और करते हैं। कुछ प्रश्न आपके लिए निकाल के रखे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है कि ग्रीनविच का मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। कितने बजे, दोपहर 12 बजे। इसको कभी कभी माध्याह्न भी लिखा जाता है, माध्याह्न, ठीक है, ये भी लिखा जाता है। दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया और तार संप्रेषण की जो अवधि थी वो 12 मिनट की थी। कितने मिनट की थी, 12 मिनट में। संप्रेषण की अवधि कितनी है, 12 मिनट। देखिए 12 बजे भेजा गया है तार और वो भेजते भेजते 12 मिनट लग गया है, इसका ये मतलब हुआ। क्वेश्चन कह रहा है वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा। वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा, ठीक है। नगर का देशांतर बताइए, नगर का देशांतर, ठीक। कुल मिला के ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक पहुंचने में टोटल कितना मिनट लगा है, 12 मिनट। और भेजा कब गया था, 12 बजे माध्याह्न में। पहुंचा कहाँ है, जहां पर भी पहुंचा है वहां पर, इस समय यहां पर तो 12 था लेकिन जहां पर पहुंचा है वहां पर शाम का 6 बज रहा है। अब पहला कंसिडरेशन ये कि जीएमटी से या ग्रीनविच रेखा से वो जो लोकेशन है वो ईस्ट में होगी कि वेस्ट में होगी, पहली चीज, ठीक है। ये जीएमटी है, चूंकि 6 बजे शाम है वहां पर, इसका मतलब है समय यहां से पहले है, तो कहां होगा, ईस्ट में होगा। एक चीज तो निश्चित हो गया कि वो जो भी लोकेशन है कहां पर होगी, ईस्ट में होगी, ठीक। और 12 मिनट का समय लगा है, इसका मतलब है कि टोटल जो यहां पर जिस समय वो भेजा गया है, टोटल टाइम डिफरेंस कितना हुआ, टोटल टाइम डिफरेंस हुआ, देखिए 5 घंटा और 12, 6 में से देखिए 5 घंटा ये और 12 मिनट लगा है टाइम में, मतलब 48 मिनट, ठीक है। टाइम का डिफरेंस टोटल कितना है, इस लोकेशन से और इस लोकेशन में टाइम का जो डिफरेंस है कितना है, 5 घंटा और 48 मिनट का है। बात समझिएगा इस बात को। अगर इंस्टेंटली पहुंच जाता, हमने ये
क्लिक किया और वो वहां पर रिसीव हो गया, इंस्टेंटली पहुंच जाता तो समय का डिफरेंस कितना होता, 6 घंटे का, है ना, 6 घंटे का समय का डिफरेंस होता। लेकिन 12 मिनट में रिसीव हुआ है, इसका मतलब है कि इस लोकेशन में और इस लोकेशन में जो समय का डिफरेंस है वो 5 घंटा और 48 मिनट का है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 5 घंटे के करस्पॉन्डिंग कितना हुआ, 15 पचे 75 डिग्री, 5 घंटे के अकॉर्डिंग 15 पचे 75 डिग्री। और 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर में समय में कितना डिफरेंस आता है, 4 मिनट का। तो 48 मिनट के करस्पॉन्डिंग कितना डिफरेंस आया होगा, 12 मिनट, वो 12 डिग्री का। 48 मिनट में कितना, 12 डिग्री का। तो कुल मिला के 75 डिग्री और 12 डिग्री ये आपस में जोड़ दिया, 5 घंटा 48 मिनट के लिए कितना हो गया, 87 डिग्री। इतना हुआ कि नहीं, देख लीजिए पहले पूरी बात। 87 डिग्री का डिफरेंस हुआ। अब ये 87 डिग्री में हमें क्या लिखना है, हम ये पहले डिसाइड कर चुके हैं कि ये समय आगे है मतलब ईस्ट होगा, तो ये हो जाएगा 87 डिग्री ईस्ट। ये बात समझ में आ गई। देखिए प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, सोच समझ लगेगी। आपने देखा कि जिस समय हम प्रश्न में हमने दिमाग लगाया उस समय हमको भी 1-2 सेकंड 4 सेकंड सोचने में लगा, थोड़ा ज्यादा भी लगा हो सकता है। कुल मिलाकर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, ठीक है। आइए और प्रश्न देखते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है कि किस अक्षांश पर जो वार्षिक तापांतर होता है न्यूनतम होता है। तो इसको एक इंफॉर्मेशन के रूप में अपने दिमाग में डाले रखिए कि वार्षिक तापांतर की सबसे कम मात्रा जो होती है, न्यूनतम वार्षिक तापांतर, वो कहाँ पर होता है, विषुवत अक्ष पर होता है, या 0 डिग्री अक्षांश पर जो वार्षिक तापांतर की स्थिति है वो क्या होती है, मिनिमम। इसमें वार्षिक तापांतर मिनिमम होता है, ठीक। चलिए यहां से आज आपका ये चैप्टर हम आपको खत्म करते हैं। क्या क्या आप लोगों ने पढ़ लिया, जो आपने ज्योग्राफी में प्रवेश किया था, एक इंट्रोडक्शन था, एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसके बाद आपने देखा हमारी अर्थ की बनावट कैसी है, हमारी अर्थ की विद रेस्पेक्ट टू सन लोकेशन क्या है। आपने अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छी खासी चर्चा कर ली, आपने कुछ प्रश्नों को कर लिया। इसके अलावा आपने पृथ्वी की 2 तरह की गतियां देखी। ये 5वां लेक्चर था और इन 5 लेक्चर्स में हमने प्रश्नों सहित काफ़ी कुछ आपको कवर करा दिया है। बेहतर है कि आप इन क्लासेस को पढ़ते समय आप जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा रहे हैं सो जा रहे हैं, लेकिन यदि कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि नोट की जानी चाहिए तो वो आप नोट कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, दैनिक समय निकालकर 4 से 5 मिनट 10 मिनट जो अच्छे से आप समय दे सकें, आप मैप वर्किंग में दीजिए, आप एटलस में दीजिए, जिससे आपका फायदा होने वाला है। क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति कब बदल जाए, कितनी बदल जाए आप नहीं जानते, इसलिए ज्ञान ही केवल एकमात्र अस्त्र है जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। क्लासेस यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो आप लोग शेयर करते रहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए ताकि पता चलता रहेगा आप पढ़ रहे हैं, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, या क्लास से क्या अपेक्षाएं आपकी हैं, या मुझसे खुद आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह के प्रश्नों को हल कराया जाना, किस तरह से हल कराया जाना आप चाहते हैं। ऑडियो वीडियो क्वालिटीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। और बस हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो इंसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सन की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा जो चैप्टर, जो हमारी ज्योग्राफी होगी, थोड़ी सी पटरी पर आने लग जाएगी, क्योंकि हवाओं के दाब के बारे में यदि आप जानना चाहेंगे तो भी वहीं से निकल कर आएगा। वायु दाब और पवनों के बारे में जब आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे टेम्परेचर एक भूमिका निभाता है, इंसुलेशन एक भूमिका निभाता है, वो सारी चीज़ें आप आगे क्लासेस में देख पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। लास्ट 2 क्लासेस थोड़ी सी छोटी रही हैं क्योंकि
जिन लोगों ने क्लास देखी, एक दो लोगों ने शिकायत करी कि लेंदी क्लास हो जाती है, काफ़ी 40 मिनट 45 मिनट ज़्यादा हो जाता है, पर ज़रूरी ये है कि शुरुआती कॉन्सेप्ट अगर बन गए, अगर शुरुआती कॉन्सेप्ट बन गए तो आगे क्लासेस तेज़ी से भी बढ़ाएंगे तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। ओके, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से लड़ते रहिए और ज्योग्राफी पढ़ते रहिए। धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। थैंक यू।